प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्टनरशिप में, खास तौर से अदर देन पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, मैंने देखा सबसे पहले टाइप 1 जो था रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम, टाइप 2 जिसमें मैंने सीखा पूंजी हम किस प्रकार से निकालें, लाभ हम कैसे निकालें। टाइप 3 में मैंने सीखा पूंजी निकालने के लिए। टाइप 4 में मैंने सीखा समय निकालने के लिए। और टाइप 5 आज हम पढ़ने वाले हैं जिसमें होगा अदर देन पार्टनरशिप का चर्च। ठीक है, ये अदर देन पार्टनरशिप हम क्यों इसको कह रहे हैं तो ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा। इसको देखने से पहले एक बात हमें समझना चाहिए, पार्टनर जो ये होता है वो दो तरह का होता है। एक एक्टिव पार्टनर होता है, ऐसे इसको हम वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं, और दूसरा स्लीपिंग पार्टनर भी कहते हैं या स्लीपिंग पार्टनर। ऐसा कह सकते हैं कि पार्टनर दो तरह का होगा, एक्टिव और स्लीपिंग। एक्टिव पार्टनर जो होगा वो पूंजी भी लगाएगा और साथ में काम भी करेगा, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर जो होगा सिर्फ पूंजी लगाएगा और घर पे जाकर सोएगा। ठीक है, बस ये पार्टनर दो तरह का होगा। इसको एक्टिव कहेंगे, ठीक है, यानी सक्रिय पार्टनर कहेंगे, इसको निष्क्रिय पार्टनर कहेंगे। अब प्रश्न है कि वर्ष के अंत में जो लाभ होगा उसको कैसे बांटेगा, तो ध्यान से इसको पकड़ना है। वर्ष के अंत में जो लाभ होता है उसमें से सबसे पहले एक्टिव पार्टनर को उसके काम के बदले जो मजदूरी मिलना चाहिए वो हम उसको दे देते हैं। उसके बाद जो शेष बचता है उसी को हम पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। सपोज मान लो हम और तुम मिलकर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जिसमें वर्ष के अंत में 50,000 रुपया का इनकम हुआ, लाभ हुआ। अब वहां पे तुमने पैसा लगाया था, हमने भी पैसा लगाया था, लेकिन हम पैसा भी लगाए, पूंजी भी लगाए और उसके साथ साथ काम भी किए। तो क्या जो भी वर्ष के अंत में 50,000 का लाभ हुआ दोनों पूंजी के अनुसार बांटोगे? नहीं, क्योंकि मैंने पूंजी भी लगाया, काम भी किया, अतः काम के बदले पहले हमारा मजदूरी दे दोगे। मान लो काम के बदले हमारा मजदूरी होता है 10,000, तो पहले हम 10,000 अपना मजदूरी या वेतन हम ले लेंगे, जो शेष बचेगा उसी को हम पूंजी के अनुसार दोनों मिलकर बांटेंगे। मतलब कोई भी बंदा अगर व्यापार में पूंजी भी लगाया है, काम भी कर रहा है, तो पहले उसको काम का मजदूरी मिल जानी चाहिए, उसके बाद जो शेष बचेगा उसी को हम पूंजी के अनुसार बांटेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा। बाकी से हम एग्जाम्पल जब करेंगे वहां पे समझेंगे। ठीक है, हटाओ इसको। चलिए यहाँ पर देखिएगा, थ्योरी ज्यादा नहीं रखना है, ज्यादा थ्योरी रखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो कॉपी का स्वभाव होता है, हमें तो दिमाग में सेट करना है। दिमाग में जितना कम बात होगा उतना ही ज्यादा समझेंगे हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पे कहता है ए और बी की पूंजी क्रमशः 20,000 और 4,000 है। ए को 12,000 रुपया वार्षिक वेतन व्यापार संभालने के लिए मिलता है। आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पार्टनर दो है, ए और बी। ठीक है, इसमें एक्टिव कौन हुआ? तो ए को वेतन संभालने के लिए 1,200 रुपया मिल रहा है, मतलब ये पूंजी के साथ साथ काम भी कर रहा है, व्यापार संभालने का काम, अतः उसके बदले उसको 1,200 रुपया दे दिया जाता है। यदि एक वर्ष का कुल लाभ 1,800 रुपया हो तो दोनों का लाभांश क्या होगा? एक वर्ष का कुल लाभ 1,800 रुपया। तो यहाँ पे सोचो, अगर यहाँ पे कुल लाभ अगर 1,800 रुपया हुआ तो सबसे पहले 1,800 रुपया में से ए व्यापार भी संभालने का काम कर रहा है, उसके लिए पहले 1,200 रुपया उसको दे दोगे। ये प्रश्न भी कह रहा है कि काम के बदले ए को 1,200 रुपया दे दिया जाता है, व्यापार संभालने के कारण, व्यापार संभालने के लिए उसको 1,200 रुपया दे दिया जाता है। तो शेष लाभ कितना बचा? तो तुम कहोगे कि शेष लाभ बचा 600 रुपया। अब ये 600 रुपया को ये दोनों ए और बी पूंजी के अनुसार बांटेगा। पूंजी कैसा लगाया था? तो ए लगाया था 20,000 और बी लगाया था 4,000। ठीक है, मतलब हो गया 3 शून्य से 3 शून्य, काटोगे तो हो जाएगा 5 बार में जाएगा, मतलब 5:1 में ए और बी ये 600 रुपया को बांटेगा। वो तो 1,200 रुपया पहले ए ले ही लिया है व्यापार संभालने के बदले, काम करने के बदले, अतः ए का लाभ कितना होगा? तो ये 1,200 रुपया तो उसको मिल गया पहले काम करने के बदले, व्यापार संभालने के लिए। पुनः ये 600 रुपया जो शेष बचा 1,200 देने के बाद उसको में भी लेगा, 5:6 में दोनों लेगा इसमें, है ना। तो कितना लेगा ए? तो ए लेगा 5 रुपया, कितना में? 5 है 6 में, इसलिए 600 में कितना हुआ? तो गुना 600 कर दो। बी कितना लेगा? तो बी को खाली यही 600 मिलेगा, इसलिए 600 में,
मतलब 1 लेगा कितना में, तो 5 है 1 6 में, अतः 600 में कितना लेगा तो गुना 600 कर दो। ये हो गया ए का हिस्सा, ये हो गया बी का हिस्सा। तो ए का हिस्सा हो जाएगा तुम्हारा, काटोगे तो हो जाएगा 12 और 5 1700 रुपया। बी का हिस्सा हो जाएगा 100 बार में जाएगा 100 रुपया। यही आपका लाभ में हिस्सा होगा ए और बी का। तो देख लो 1700 और 100 डी में है, अतः डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का लेंदी दिखाई देगा, लेकिन लेंदी है नहीं, समझने के लिए काम को किए हैं। नहीं तो अगर बनाना होगा तो बहुत आसानी से इतना लिख कर नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग इस प्रकार से वित्ता से नापते हैं। ठीक है, उसको त्यागिए। यहाँ पे कुल लाभ कितना हुआ 1800, 1800 में से कितना लिया 1200। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखो पूंजी क्या था, 5:1 में था, 20,000 और 4,000, यही ना है, हाँ 20,000 4,000, तो 5:1 में पूंजी हो गया। ठीक है, उसके बाद 1200 जब ले लिया तो 600 बचा। 600 में एक का हिस्सा क्या बचेगा, 5/6 गुना 600 कितना हो गया 1700। इसको हो गया तो उसको कितना होगा 100 रुपया, क्योंकि 1800 का टोटल लाभ था। बस यही हमारा प्रश्न का उत्तर हुआ। ठीक है, बनाने का काम तो बहुत सिंपल है, लेकिन समझने के लिए हमें कुछ डायग्राम बनाना पड़ता है। मिटा दें, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा गौर से समझिएगा। ये कहता है कि किसी व्यापार में 3 साझेदार ए, बी और सी 42,000, 48,000 और 32,000 रुपया निवेश करते हैं। साझेदारी की शर्त यह है कि प्रत्येक अपनी पूंजी पर 7% वार्षिक दर से ब्याज लेगा। लो, प्रत्येक अपनी पूंजी पर 7% वार्षिक दर से ब्याज लेगा, जो लाभ में से ही दिया जाएगा, तथा शेष लाभ वे निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। बस वही क्वेश्चन ये भी है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल 32,940 रुपया प्राप्त हुआ हो तो उसमें ए का हिस्सा क्या है, मतलब कुल लाभ आपका दिया हुआ है। तो ऐसा करो, कुल लाभ आपका हो गया 32,940 रुपया। इसमें तीनों ब्याज लेगा 7% की दर से। ठीक है, तो तीनों लेगा। तो देखो ए का पूंजी है 42,000, बी का पूंजी है 48,000 और सी का पूंजी है 32,000। इतना हो गया। तो इतना का 7% तो ब्याज के रूप में चला जाएगा, इतना का 7% ब्याज चला जाएगा, क्योंकि तीनों लेगा, ये भी 7% लेगा, ये भी 7% लेगा, ये भी 7% इकट्ठे देखें तो कह सकते हैं इतना का 7% लेगा। तो ये परसेंट से ये 2 शून्य कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा 0, 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1 बरसते 84, 1 85। इतना रुपया हमारा पैसा तीनों में चला जाएगा ब्याज के रूप में। मतलब ये कि 8540 रुपया इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये ब्याज के रूप में सब लोग इसको ले लिया है। 0.8 और माइनस कर रहे हो ना, तो हो गया 0, 4, 12 में से 8 गया 4, ये बच गया 2। इतना रुपया शेष बचा। ये जो शेष बचा इसको तीनों बांटेगा। कैसे बांटेगा, तो पूंजी के अनुसार बांटेगा। तो ए पूंजी लगाया है 42,000, बी पूंजी लगाया है 48,000 और सी लगाया है 32,000। ठीक है, ए लगाया है, बी लगाया है और ये सी लगाया है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। 21 दूनी 42, 24 दूनी 48, 16 दूनी 32, मतलब 21:24:16 में, या यही रहने दो, हटाओ, यहां लिखने से क्या फायदा। 21:24:16 में तीनों लाभ को, माने ये शेष वाला को बांटेगा। हमसे पूछा क्या है, यदि एक वर्ष के अंत में कुल इतना का लाभ हुआ है तो ए का हिस्सा क्या हुआ, ए का हिस्सा पूछा है। तो चलो ए का पूछा है तो ए का हिस्सा निकाल दो। तो पहले ए का ब्याज भी मिला है, कितना ब्याज मिला है, तो पूंजी का 7%। तो ये पूंजी लगाया था 42,000, यहां भी देखो। तो सबसे पहले तो इसको 42,000 का 7% निकाल दो।
प्लस का क्या हो जाएगा, ये जो शेष बचा उसमें से भी मिलेगा इसको। तो शेष बचा है कितना, इतना, इसको मिलेगा कितना, तो 21। 21 कितना मिलेगा, तो 4 1 5 11 के एक बाकी 1 61 में 21 और 24 25 और 10 60 है। 4 1 5 11 के एक बाकी 1 2 2 4 2 100, तो 21 और 24 45 होगा ना। 45 और 10 55 और 6 61, तो 21 रुपया मिला 61 में, इसलिए इसको मिलना है कितना में, 2400 रुपया में। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब इसको हल कर दो, वही आपका उत्तर होगा। हल कैसे करोगे भाई, तो यहाँ पे गौर करो, ये परसेंट है तो बटा 100 कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये 2 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 7 9 14 का 4 बाकी 1 7 28 है 1 29, प्लस इसको कैलकुलेशन करो तो देखो ये 4 बार में जा रहा है मतलब 400, तो 21 चौ 8400, और इसको हल करोगे तो हो जाएगा 0 4 9 4 13 के 3 बाकी 1 9 2 11, 11,340 रुपया, जो ऑप्शन बी में है, बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, मैंने ए का निकाला, अगर बी का निकालना होता तो बी का भी निकाल सकता था, हमसे ए का पूछा गया था, ए का मान मैंने निकाला। ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटा दें। चलिए ऐसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कहता है एक व्यापार में एक सक्रिय सदस्य है, सक्रिय साझेदारी है, और बी निष्क्रिय साझेदार है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 पार्टनर है, लेकिन ये एक्टिव है, अब भी एक्टिव नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर है। बात को समझो। अब कहता है कि ये 5,000 रुपया लगाया तथा भी 6,000 रुपया लगाया। ए का लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है। ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है। 15% मतलब बात साफ है कि कुल लाभ, अगर कुल लाभ 100 रुपया का हुआ हो, उसमें से 15 रुपया पहले ए ले लेगा, बचेगा कितना, शेष लाभ 85। ठीक है, ये कौन ले लेगा, ए ले लेगा। ठीक है, कुल लाभ मान लो 100 रुपया का हुआ, उसमें से 15 रुपया कौन ले लिया, ए, क्योंकि लिखता है कि ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है। लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है, मतलब वो काम भी कर रहा है, पूंजी के साथ साथ काम भी कर रहा है। अतः 100 रुपया में से पहले 15 रुपया वो ले लेगा, बचे कितना, 85। इसी को ये दोनों बांटेगा, ए भी और बी भी। ठीक है, किस रेशियो में, पूंजी के रेशियो में। पूंजी कैसे लगाया है, तो ए लगाया है 5000 और बी लगाया है 6000। अगर इसका रेशियो निकालिएगा तो आ जाएगा 5:6। ठीक है, अब यहाँ पे सोचो ए का कितना हिस्सा होगा, बी का कितना हिस्सा होगा। तो ए को तो पहले 15% मिल गया। ठीक है, 100 रुपया है, पहले 15 रुपया ए ले लिया है, उसके बाद ये 85 रुपया जो बचा उसको भी बांटेगा 5 और 6 में, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ए को मिलेगा इसमें से कितना भाई, तो 5 मिलेगा, कितना में, 6 5 11 में, अतः 85 में मिलेगा 5/11 गुना 85। बी को कितना मिलेगा, तो कहोगे 6 मिलेगा 11 में, अतः 85 में। बी को खाली 85 में से मिलेगा, ए को 85 में से भी मिलेगा और 15 रुपया काम के बदले भी मिलेगा। मतलब ये ए का लाभ हो गया और ये बी का लाभ हो गया। अगर इसको हल करोगे तो 15 गुना 11 165 हो गया, 25 25 के 5 बाकी 2 8 5 40 और 2 42, बाकी 9 590/11 हो गया। ठीक है, 5 पर 10 का 0 बाकी 1 से 2 8 1 9 4 1 5, इतना ए को मिला और इसको इतना बी को मिला। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है, गौर से देखो। कहता है 880 रुपया के कुल लाभ में ए का राशि क्या है। 880 रुपया का कुल लाभ, तो कुल लाभ को तो तुमने 100 माना है, तो क्या कहोगे भाई कि 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू कितना है, 880 रुपया, 880 रुपया है। तो ए को कितना मिलेगा, तो ए को कितना मिलेगा, 590/11 मिलेगा। इसका मान निकाल दोगे तो 880/100 गुने 590/11। परसेंटेज में इसलिए निकला क्योंकि ये 100%, 100 माना मतलब परसेंट हो गया, 100 में ही ये पूरा मान निकल रहा है, तो ये 100% मान है। ठीक है, तो 100% का वैल्यू 880, ए को कितना मिलेगा, तो 590/11% मिलेगा। इसका मान निकाल दो,
क्या होगा, तो ए से 1 कट जाएगा, ए से 1 कट जाएगा, 11 गुना 8 1 कट जाएगा, 9 8 72 के 2 बाकी 7, 8 5 40 और 7 47, 472 रुपया मिल जाएगा, जो ऑप्शन सी में है। अतः सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये 100 के स्थान पे 1 मान के भी तुम बना सकता था, है ना, बात यही था, कोई अंतर ज्यादा उसमें भी नहीं पड़ता। वैसे भी देख लेते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको। देखिए, अगर हम 1 मान के बनाते तो कैसे बनाते, तो उसी ढंग से यहां पे मानते, कुल लाभ बराबर 1, कुल लाभ बराबर 1। ठीक है, शेष लाभ, शेष लाभ का मतलब हुआ कि 1 में से पहले A को 15% मिलेगा ना, 15% को भिन्न में बदल दो तो 15/100, 3/20, मतलब A 3/20 पहले ले लेगा तो बचेगा कितना, 17/20। इसी को ये दोनों बांटेगा, A भी और B भी, A भी और B भी। किस रेशियो में, तो पूंजी की रेशियो में। पूंजी कैसे लगाया है, 5000 और 6000, 5000 और 6000, रेशियो निकालेगा तो आएगा 5:6। अब बताओ A का लाभ कितना हुआ, तो A का लाभ कहोगे कि A तो पहले ही 3/20 ले लिया है भाई काम करने के बदले, प्लस अब इसमें से भी लेगा, शेष लाभ जो बच रहा उसमें से भी लेगा, पूंजी के अनुसार कितना लेगा, तो गौर से देखो 5/6 5 11 कितना में, 17/20 में, तो गुना कर दोगे 17/20। बी कितना लेगा, तो कहोगे 6/11 कितना में, तो 17/20 में। ठीक है, बस ये ए का लाभ हो गया, ये बी का लाभ हो गया। क्लियर है। हमें कहता है कि टोटल 880 रुपया का लाभ है, उसमें से ए का लाभ क्या मिला, ये मेरा प्रश्न है। तो टोटल 880 रुपया लाभ है, तो यहाँ टोटल लाभ कितना है, 1 है, तो तुम कहोगे 1 का वैल्यू हो गया 880 रुपया। हमसे पूछा ए का लाभ मतलब इसका मान, तो इसको टोटल करो। टोटल करना बहुत आसान है, क्योंकि भिन्न में हम बताए थे कि 3/7 प्लस 5/14 को जोड़ना है, तो क्या करते हो, ऐसे चलते हैं भागा देते हैं, ऐसे चलते हैं गुना करते हैं, ऐसे चलते हैं जोड़ देते हैं, फंडामेंटल आप देख लोगे। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 2 2 3 6 6 5 11, 11/14 बड़का लिख लेते हैं। तो वही प्रक्रिया से यहाँ जोड़ लो, बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं ये फंडामेंटल बढ़िया से ध्यान में है तो एक बार जाकर देखिएगा, फंडामेंटल मैथ में हम जोड़ घटाव गुना भाग सब बताए हैं। अब इसको टोटल करोगे तो क्या करोगे, ऐसे चलो भागा दो, तो इससे भागा दो कितना बचेगा 11, तो 11 3 33, 17 5 85, ऐड करो कितना हो गया 118, तो 118 बटा हो जाएगा 11 गुना 20, इसका योग है ना। तो हमसे पूछा है कि टोटल लाभ 1800 है, सॉरी 880 है, तो 1 का वैल्यू 880, ए का लाभ क्या है, मतलब ये है 118 बटा 11 गुना 20, इसका हम लोग मान निकाल देंगे, कितना आएगा, तो 880 बटा 1 गुना 118 बटा 11 गुना 20। ठीक है, ये शून्य से ये शून्य कट गया, 11 दूनी 22 गुना 4, 832 के 2 बाकी 3 47, इतना रुपया। आंसर देखो कौन में था जी, सी में था 472, सी मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो बस ये करना है, चाहे 1 मान के बनाओ या 100 मान के बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सुविधा लगे। अगर परसेंटेज मान है तो 100 मान के ही बनाना ज्यादा बेटर होगा, और अगर भाग के रूप में दिया है कि 1/3 भाग ए लाभ ले लेता है, 2/5 भाग ले लेता है, तो 1 मान के बनाना सुविधा होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा सुविधा होगा कैलकुलेशन को कम करने के लिए C9 अगर लगा लो तो बढ़िया है। ठीक है, अब देखो C9 से हम कैसे इसको बनाएंगे, तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है कि ए को क्या लाभ मिलेगा, ठीक है ना, हमसे पूछा गया कि ए का लाभ बताओ, ए का लाभ बताओ। 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन कहता है 132 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 340 रुपया, तीसरा ऑप्शन है 472 रुपया, और चौथा ऑप्शन है 492 रुपया। ठीक है, ए का लाभ पूछा है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न को एक बार हम देख लिए, क्लियर हो गया कि टोटल ए काम के बदले 15% पहले ले लेता है, ए 15% क्या लेता है, पहले ले लेता है, और टोटल लाभ हुआ है कितना 880। तब तो ये बात तो समझ में आ रहा है कि 100% का वैल्यू सीधा सीधी हो जाएगा 880।
क्लियर है। अब ए का लाभ हमसे पूछा गया है कि ए का लाभ क्या होगा, तो ए के लाभ के बारे में सिर्फ हमको सोचना चाहिए। ए का लाभ क्या होगा भाई, तो ए काम के बदले पहले ले लिया 15%, बात को पकड़ो, काम के बदले पहले ले लिया 15%, बचा कितना 85%, बचा कितना 85%, ये 85 को दोनों लेगा पूंजी के अनुसार। पूंजी कैसे लगाया है 5000 और 6000, मतलब 5-6 में लेगा दोनों, बात को पकड़ो। टोटल लाभ अगर 100 रुपया का हुआ तो 100 रुपया में से पहले ये एक्टिव पार्टनर है, पूंजी के साथ साथ काम भी कर रहा है, तो उसके बदले 1500 रुपया 15% ले लेगा, तो 15% दे दो ए को, 15% ए को दे दिया, 100 में से बचा कितना 85 को दोनों में बांट दो। किस रेशियो में, पूंजी के रेशियो में। पूंजी कैसे है 5000 और 6000, मतलब 5/6 है, तो इसको में कितना मिलेगा ए को, तब मिलेगा 5/11 गुना 85, मिलेगा नहीं। इसी का आपको मान निकालना है, इस बात से अवगत हो। तो E/A गुना ए करोगे तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा परेशानी लग रही है हमको, तो ऐसा तो कर सकते हैं ना, गौर से यहाँ पे समझोगे। इसको काटकर C9 से 1 बना दो, इसको काटकर 7 बना दो, 1 का वैल्यू 7, ये पूरा को काटकर तो ये हो गया 6, यहाँ पे देखो 2, नीचे 2 तो ऊपर क्या जाता है 5, तो क्या होगा भाई, तो 8×5 13, 13 मतलब 4×5 20 100, 1 हो गया, कितना हो गया 101, 7 हो गया। ये पूरा को काट के तुम 7 बना सकता है ना, ठीक है। 7 का मान निकालना है, तो 1 का वैल्यू 7, तो 7 का वैल्यू क्या होगा 49 का मतलब 9 मतलब 0, कितना हो गया 4, बस मेरा आंसर आया 4। 4 3 2 5 6 नहीं होगा, 4 3 7 नहीं होगा, 7 2 9 4 हो रहा है ना, ये 6 हो रहा है, नहीं होगा, कौन आंसर होगा सी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर C9 का यूज, हम C9 आपको बताए हैं, ठीक है, इसलिए नहीं कि उसको शोभा बना कर रखना है, इसलिए कि उसका हमको यूज करना है। यूज कब होगा, जब लेंदी कैलकुलेशन जहां पे भी दिखाई दे वहां पे अपने से सोचना है कि यहाँ पे C9 हम कैसे लगाएं, ठीक है, क्या C9 से इसको हल किया जा सकता है, ठीक है, तब उसमें आपका डेवलप होगा, ठीक है। उसको सीख कर रखना नहीं है, ऐसा नहीं है कि जोड़ घटा में एक हल लगाते जा रहे हैं, नहीं, सभी जगह लगाने का हम प्रयास करेंगे, आराम से वो उसका आंसर निकल जाएगा। बात आई समझ में। इसका सिंगल डी निकाला 1 आया, इसका सिंगल निकाला 7 आया, इसका सिंगल डी 7 आया, तो 1 का वैल्यू 7, तो 7 का वैल्यू क्या होगा 7/1 गुना 7 होगा ना, मतलब 49 का मतलब 4 किसका है, तो सी का, सी मेरा आंसर हुआ, ठीक है, मिटा दें। चलिए ये तीसरा तरीका भी आपने देखा, आगे देखते हैं। एक और थोड़ा सा हल्का सा लेंदी क्वेश्चन, ठीक है, कहता है एम पी क्यू ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। एम ने 6 महीने के लिए 6500 रुपया निवेश किया, चलो भाई किया। पी ने 5 महीना के लिए 8400 रुपया और क्यू ने 3 महीना के लिए 10,000 रुपया निवेश किया। व्यापार संभालने के लिए एम को कुल राशि का 5% मिलता है, ठीक है, एम को 5% मिलता है, बात क्लियर हो गया ना। एम को 5% मिलता है, मतलब एम एक्टिव पार्टनर है। कुल लाभ 7400 रुपया में क्यू का हिस्सा क्या होगा, कुछ नहीं करो, सबसे पहले यहाँ पे है ना कुल लाभ पहले बेसिक होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इस पे शॉर्टकट लगा सकते हैं, अतः यह तरीका को पहले समझना है। कुल लाभ को अगर हम 100 मान लें, कुल लाभ 100% मान लें, तो पहले इसमें से 100% में से 5% किसको दे दोगे, एम को, बचेगा कितना 95%, ये 95% में तीनों लेगा, ये 95% में तीनों लेगा, ये 5% कौन लिया है, एम, काम के बदले। ये तो कहता है कि एम को कुल लाभ का 5% भी मिलता है व्यापार संभालने के लिए। यदि कुल लाभांश 7400 रुपया हो तो क्यू का हिस्सा क्या है। कुल लाभांश का मतलब 100% का मान 7400 दिया हुआ है, बाद में देखेंगे उसको। आगे चलो, एम ने 6 महीने के लिए 6500 रुपया लगाया, ये है एम, 6500 रुपया लगाया के माह के लिए, 6 माह के लिए। आगे बोलता है पी ने 5 महीना के लिए 8400 रुपया लगाया, 8400 रुपया लगाया के माह के लिए, 5 माह के लिए। आगे बोलता है क्यू ने 3 महीना के लिए 10,000 रुपया लगाया, 10,000 लगाया के माह के लिए, 3 माह के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुल लाभ 7400 में क्यू का हिस्सा क्या होगा, एम पी क्यू, ये है पी और ये है क्यू, हमसे क्यू का हिस्सा पूछा जा रहा है और ए वाला हिस्सा आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लिख देते हैं 7400 रुपया। ये मेरा क्वेश्चन है, क्या हार्ड है भाई, कोई हार्ड नहीं है, बनाकर देखो। सबसे पहले तो रेशियो निकालो, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ठीक है।
अब यहाँ पे औ कट रहा है, 13 पचे 65, 5 बी 2500, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 से भी कट रहा है, तो 3 दूना 100, 27 3 28, आइए 3 कट जाएगा, क्या रेशो निकला, और कट रहा है का, हाँ 2 से भी कट रहा है, 2 एक आए 2, 14 दूनी 28, 10 दूना 20, ठीक है। आ गया आपका 13:14:10, ठीक है। आपका प्रश्न क्या है कि कुल लाभ है 7400, तो कहोगे सॉरी कुल लाभ है 7400, तो तुम कहोगे कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, चलो यहीं लिख देंगे, निकालने के बाद हो जाएगा। तो क्यू का हिस्सा क्या है, ठीक है, लाओ यहीं लिख देते हैं। तो कहोगे इसको हटाओ, 100% का वैल्यू हो गया 7400 रुपया, कहता है कुल लाभ 7400 रुपया है, मतलब 100% का वैल्यू कितना हो गया 7400। हमसे क्या पूछा है, क्यू का लाभ, क्या पूछा है, क्यू का लाभ, तो खाली क्यू को देख लो, क्यू को कितना मिला, तो 10 मिला, कितना में भाई, तो कहोगे 13 और 14 27 और 10 37 में, अतः 95 में कितना मिला, ठीक है, तो इतना मिला, बस इसी का तो मान निकालना है हमें, तो इसी का मान निकाल लो, तो 10/37 गुने 95 का मान क्या होगा, तो हो जाएगा 7400/100 गुने 10 गुना 95/37, दिखाई दे रहा है, देख लोगे थोड़ा सा भाई, तो 37 दूनी 74, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 दूना 10 के शून्य 18 19, 1900 रुपया। देख लो ऑप्शन कौन में है, तो ऑप्शन ए में है, तो ए हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है, ए हमारा सही उत्तर हो गया। तो कहाँ क्वेश्चन में कोई जान था, कोई जान नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करो, अगर थोड़ा सा और ध्यान देता, ठीक है, अगर पूछ देता पी का हिस्सा क्या होगा, तो पी का हिस्सा कितना होता, हम चूंकि ये पूछा नहीं है, हमको ये पूछा था, ये मैंने निकाल लिया, इसका मान मैंने निकाल लिया, है ना, कि 100% का वैल्यू 7400, तो क्यू का हिस्सा क्या है, मतलब इतना का हिस्सा क्या है। अगर पी का पूछता तो पी का क्या करता तुम, कहता कि 14 है, कितना में भाई, तो 13 14 27 10 37 में, इसलिए 95 में। कहता एम का हिस्सा क्या है ना, तो एम का हिस्सा होता 13/37, कितना में, 95 में, लेकिन इसके साथ साथ एम को 5 और मिला है, तो 5 प्लस कर देता, एम का हिस्सा ए हो जाता, ठीक है। एम का पूछता तो इतना का मान निकालते, पी का पूछा तो इतना का निकालते, क्यू का पूछा तो इतना का निकालते, ठीक है। चूंकि हमें क्यू का पूछा गया, लेकिन बहुत बार एम को पूछेगा, तो एम का सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, 13/37 गुना 95 ही नहीं हुआ, क्योंकि 5% और लिया है, वो 5% वो और लिया है, तो इतना परसेंट हो गया उसका, ठीक है। तो बस इसी ढंग से हमारा कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे हमें C9 लगाना होता, लगा लेते, कैसे लगाते, तो यहाँ पे गौर करो, एक का वैल्यू 2, 7 4 11 मतलब 2, एक का वैल्यू क्या कहता 2, हमें इतना का मान निकालना था, तो इतना का नीचे है कितना, 7 3 10 मतलब 1 है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ऊपर कुछ नहीं करना है, 9 मतलब 0, 5 है ऊपर, है ना, तो एक का वैल्यू 2, तो 5 का वैल्यू क्या होगा, तो 2/1 गुना 5 होगा, 5 दूनी 10 मतलब कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन में देखो 1 किसका है, तो पहला 1900 है, 1900 का मतलब 1 है, पहला ऑप्शन आ रहा है मेरा, है ना। दूसरा भी चेक कर लो, दूसरा का 3 आ रहा है, नहीं होगा, तीसरा चेक कर लो, 3 2 5 आ रहा है, नहीं होगा, तो यहाँ पे तुम C9 भी लगाओगे तो आराम से आंसर निकल जाएगा, चूंकि ये कट रहा था, है ना, अगर ना भी कटता, जटिल रहता, तब C9 से इसका आंसर हम निकाल लेते, ठीक है। तो बस C9 का यूज करने का सिर्फ एक तरीका है, उसको मतलब कैसे यूज करें, मेन ये है, सीखना काफी नहीं है, उसको विभिन्न क्वेश्चन में यूज करने का प्रयास करो, है ना, प्रयास से ही सब कुछ होगा। मिटा दें इसको, चलिए लेकिन इतना लेंदी बनाए होंगे, आपको माथा धर लिया होगा नहीं, लेकिन अब सोचो इसमें हम रहते तो कैसे बनाते, तो हम यहाँ पे सीधे देखते कि एम ने 6 महीना के लिए 6500 रुपया 6 महीना के लिए, बी पी ने 5 महीना के लिए 8400 रुपया, 8400 5 महीना के लिए, और क्यू ने 10,000 रुपया 10,000 रुपया 3 माह के लिए लिया। हम पहले ए निकालते हैं, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, जितना टाइम इसको हमको लगना है लगे, है ना, 13 5 65, 5 से 5 गया 20 2500, है ना, 2 3 100, 28 दिया
3 कट गया, मतलब आ गया 26:28:20। ये तीनों का हिस्सा आ गया। हमसे कहा गया है कि कुल लाभांश 7400 है, तो सीधे कहते यहाँ पे 100% का वैल्यू 7400 रुपया। क्यू का हिस्सा क्या है, तो क्यू का पूछ रहा था, क्यू का हिस्सा तो यही है, कितना अब है, तो 20 बटा, इसको जोड़ लेते, अभी कट रहा था तो काट दो इसको, 13, 14, 10, कितना है 37, तो 10 बटा 37। क्यू का हिस्सा पूछा तो 10 बटा 37 कितना में, तो 5% तो एम ले लिया है, तो 95% में, बस इतना का मान निकालते हैं। तो 7400 बटा 100 गुने 10 बटा 37 गुने 95, हल करते 37 दूनी 74, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1900 रुपया मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बस यही हमारा काम करना था। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन है एक और थोड़ा सा हल्का सा जटिल। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 52,000 रुपया का पूंजी लगाया, 4 माह बाद बी 39,000 रुपया का पूंजी निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में व्यापार संचालन के लिए कुल लाभ का 25% सहित 20,000 रुपया का लाभ हिस्सा बी को दिया गया। तो ए का हिस्सा क्या है, 25% का जी, 25% लाभ सहित 20,000 रुपया दिया गया, किसको, बी को। खैर हटाओ, 25% दिया गया, सबसे पहले यहाँ पे कुल लाभ हमको मान लेना चाहिए। कुल लाभ हम मान लिए 100%, 100% में से 25% तो ले लेगा बी, बच जाएगा 75%। शेष लाभ, ये शेष लाभ जो बच गया 75%, इसको पूंजी के अनुसार ए और बी बांटेगा। ठीक है, ए और बी बांटेगा पूंजी के अनुसार, ये बात से सहमत है। कैसे पूंजी लगाया है सो देखो, तो ए ने 52,000 रुपया पूंजी लगाया है। ठीक है, ए 52,000 लगाया है और बी 39,000 रुपया लगाया है, लेकिन 4 माह बाद बी 39,000 लगाया है। ए 52,000 से व्यापार शुरू किया, 4 माह बाद बी 39,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में, इसका मतलब इसका पूंजी शुरू से अंत तक 12 माह तक, इसका पूंजी 8 माह तक। ये अब हमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 3 शून्य जाएगा, 13 × 52, तृतीय 39, यहाँ पे काटोगे तो 4 दूना 8 कट जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, मतलब कहीं ना कहीं इसका पूंजी का वेरिएशन आएगा 2:1। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का हम लाभ निकाल लेते हैं। पहले ए का लाभ क्या होगा, तो कहोगे 2/3, 2 1 3 में 2 हुआ ना, तो 2/3 कितना में निकालना था, 75 में, तो गुना 75%। ये हो गया हमारा ए का। बी का कितना हुआ, तो बी तो सबसे पहले वो काम के बदले 25% ले लिया है। ठीक है, वो भी इसको आया। उसके बाद ये पूंजी के बदले कितना लिया, तो 1/3 कितना में, 75 में, तो गुना 75। ठीक है, ये बी का हुआ और ये ए का हुआ। अगर इसको हल करोगे तो 25 या 75 50% हो जाएगा। इसको हल करोगे तो ये भी हो जाएगा 25 या 75, 25 या 25 50%। वाह जी वाह, इसका भी 50%, इसका भी 50%। क्लियर है। अब यहाँ पे जब ये 20,000 लिया तो इसका मतलब बी भी 20,000 लिया होगा। ठीक है, यही आपका प्रश्न का उत्तर हुआ। आपका यह प्रश्न था कि ए अगर 20,000 लिया है तो बी कितना लिया, बी का लाभ क्या हुआ, तो 20,000। या निकालना चाहते हो तो कहोगे बी 50% का वैल्यू 20,000। आपसे पूछा बी ने कितना लिया, सॉरी बी ही का तो दिया है, बी लिया है 50,000, 50%, तो 50% का वैल्यू 20,000। आपसे पूछा गया ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना हो गया, 50% ही हो गया, मतलब 20 का उत्तर हुआ। बस ऐसा क्वेश्चन होता है। 50% का मतलब एक 50-50, जितना बी लिया उतना ए लिया। बी के बारे में बोला है कि 20,000 लिया है, तो ए भी 20,000 लिया है। चलिए ये बात भी क्लियर हो गया, 20,000 ऑप्शन ए में है, अतः ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मिटा दें। कहता है ए बी सी 1400 रुपया, 1500 रुपया, 2800 रुपया के पूंजी के साथ संयुक्त रूप से व्यापार प्रारंभ करते हैं। ये वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 1/5 ले लेता है। चलो तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, 1/5 बोला है तो तुम चाहो तो 100 भी मान सकता है ना। 100 मान के घर पे तुम बनाना, हम 1 मान के बनाते हैं। माना कुल लाभ 1 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में से सबसे पहले 1/5 इसको दे दोगे, शेष कितना बचेगा? 4/5। 1/5 कौन लेगा भाई? तो ए लेगा वर्किंग पार्टनर के रूप में, ठीक है। चूंकि यहाँ पे शेष लाभ यहां लिख देते हैं, शेष लाभ कितना बचेगा? 4/5 बचेगा। मान लिया कि कुल लाभ हुआ 1 रुपया का, तो 1 रुपया में से सबसे पहले ए वर्किंग पार्टनर के रूप में 1/5 ले लेता है। तो 1 में से 1/5 ले लिया, तो बचा कितना? 4/5। ये 4/5 को तीनों बांटेगा। कैसे भाई? तो पूंजी के अनुपात में। ए भी लेगा इसमें से, बी भी लेगा इसमें से, सी भी लेगा, ठीक है। किस रेशियो में लेगा? तो जिस रेशियो में ये पूंजी लगाया है, ए लगाया है 1400 रुपया, बी लगाया है 1500 रुपया और सी लगाया है 2800 रुपया, ठीक है। बस यही तो है। आगे बोलता है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभांश में ए को 2260 रुपया मिला तो कुल लाभांश क्या है? 2260 रुपया ए का दिया हुआ है, कुल लाभांश मतलब 1 का मान पूछता है। सबसे पहले तो ये रेशियो को निकालो, कितना आ गया? तो कहोगे 14:15:28 आ गया। तो ए का लाभ निकालो, तो ए का लाभ कितना हुआ? तो सबसे पहले तो 1/5 ए प्लही ले लिया था काम के बदले, प्लस और क्या लिया? तो ये 4/5 में से भी लिया होगा इस रेशियो में। कितना लिया होगा? तो ये लिया होगा 14/5 और 9 8 17 के साथ बाकी 1 2 1 3 2 5 14/57 तीनों का योग इतना लिया होगा। इतना में 14, तो इतना में कितना लिया? तो गुना 4/5, ठीक है, गुना 4/5। ये कौन लिया? ए लिया। ऐसे मेरा काम यहीं पे हो गया, लेकिन फिर भी हम सबके निकाल लेते हैं। बी कितना लिया होगा? तो 15/57, तो 4/5 में कितना हुआ? इतना हुआ। बी तो खाली इसी में से न लिया। सी कितना लिया? तो कहोगे 28 तीनों का योग कितना हो गया? 57 गुने 4/5, ठीक है। तीनों का निकल गया। हमको चूंकि ये दोनों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए का दिया है, कुल लाभ पूछा है, ठीक है। ए का दिया है, कुल लाभ पूछा है। हमसे कहा है कि ए को 2260 रुपया लाभांश प्राप्त हुआ तो कुल लाभांश क्या है। तो ये दोनों निकालने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। चाहो तो इसको तुम यहाँ पे हटा भी सकते हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, खाली इसी से मतलब था, है ना। इतना कैलकुलेशन हम क्यों बढ़ाएं? लेकिन हम यहाँ पे दे दिए कि अगर बी का निकालना होता तो कैसे निकालते, सी का निकालना होता तो कैसे निकालते। चलो तो इसको पहले टोटलिंग करना होगा। टोटलिंग करना भी बहुत आसान है, आपको हम बता चुके हैं। ऐसे चलोगे, भागा दोगे, भागा दो कितना आ गया? 57 प्लस 1456 कितना आ गया? 111, सॉरी 713 ना, 3 बाकी 1, 113 आ जाएगा। तो आ जाएगा 113/57 गुना 5, इसका योग आएगा, जोड़ के देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि ए 2260 रुपया लिया, मतलब 113/57 गुना 5 का वैल्यू हो गया 2260 रुपया। कुल लाभ क्या है? तो 1 का मान निकाल दोगे। कुल लाभ कितना है? 1 है, तो 1 का मान निकाल दोगे तो हो जाएगा 2260 बाई 113/57 गुना 5 ऊपर चला जाएगा, ये 20 बार में जाएगा। 20×5=100 गुना 57 मतलब 5700 रुपया। कुल लाभ क्या है भाई? तो 5700 रुपया है। अब देख लो 5700 रुपया किस में है? तो सी में है, अतः सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बस यही काम तो हमें करना है, ठीक है। अगर बी का पूछता, ठीक है, ए का दिया था, बी का पूछता तो क्या करता तुम? तो बी का निकालता 15/57 गुने 4/5, इतना का मान निकाल लेता। सी का निकालना होता तो क्या करते? 28/57 गुना 4/5 का निकाल लेते, ठीक है। लेकिन ये दोनों का नहीं, हमको इसका दिया था,
कुल लाभ पूछा था। कुछ भी पूछ सकता है, इसका दे देगा, उसका पूछ देगा, उसका दे देगा, उसका पूछ देगा, है ना। तो बस बनाने का ढर्रा ये है। यहाँ पे मैंने 1 मान के बनाया, आप चाहो तो इसको 100 मान के भी बना सकते था। 100 मान के अगर बनाता तो कुल लाभ लेता तुम 100, इसमें से 1/5 दिया, 1/5 को परसेंटेज में बदलोगे तो 20% होगा, मतलब 20% दिया, बचा कितना 80%। 80% को तीनों में इस रेशियो में बांट दोगे, हल कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो खैर जैसे आपका कलम आगे बढ़ जाए उस ढंग से तुम बना लो। चलिए, तो एक क्वेश्चन को भी हमने देख लिया, आगे देखते हैं। कहता है ए बी सी एक व्यापार में क्रमशः 24,000, 32,000, 18,000 रुपया निवेश करते हैं। ए बी सक्रिय साझेदार है और उनके कुल लाभ का 15% और 12% दे दिया जाता है। ठीक है, शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी को इतना रुपया प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करिए। देखिए सी का लाभ दिया है ना, तो यहाँ पे हमको मान लेना चाहिए कि माना कुल लाभ बराबर 100%। ठीक है, इसको में से ए को मिल गया 15% और बी को मिल गया 12%। ठीक है, तो 15% ए को मिल गया, अब बी को मिल गया कितना भाई 12%, तब मिलाकर कितना मिल गया, तो कहोगे 27%। मतलब ये 27% मिल गया इसको में से, किसको, ए बी को। ठीक है, तो बचा कितना शेष, तो शेष लाभ हमारा बच गया 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 73%। ठीक है, अब ये 73% को तीनों बांटेगा, ए भी, बी भी और सी भी, है ना। किस रूप में, तो पूंजी के रूप में। ये 2400 रुपया पूंजी लगाया है, नहीं 24,000, ये लगाया है 32,000 और ये लगाया है 18,000। मतलब 3 शून्य तो पहले जाएगा और 2 से 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18। बात आ रही है समझ में कि ए का 12 मिलेगा तब बी को 16 और सी को 9 मिलेगा। शेष लाभ को उनके द्वारा पूंजी का बांटा जाता है, सी को कुल, सी का लाभ दिया है। चलिए, तो सी का ही हमको निकालना चाहिए पहले। सी को कितना मिला, 9 मिला, कितना में भाई, तो 16 9 25, 25 और 2 27 और 10 37 में, अतः 73 में कितना मिला, तो इतना % मिला, ये सी को मिला। सी का दिया था, हमसे पूछा है कि ज्ञात करिए लाभ की राशि क्या है, मतलब कुल लाभ पूछा है, तो हमको ये दोनों को निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे लिखेंगे ऐसे, लो यही लिख देते हैं, 9 गुना 73 बटा 37% का वैल्यू हमारा दिया हुआ है सी का 65,700 रुपया। तो कुल लाभ का मतलब क्या %, 100%। तो सीधे हम यहाँ पे 100% का मान निकाल देंगे, तो हो जाएगा 65,700 बटा 9 गुना 73 बटा 37, तो 37 कहाँ जाएगा, ऊपर, आई जाएगा। ठीक है, ये इसका कुल लाभ हुआ। कटता है तो काट दो, ठीक है, कट जाना चाहिए ये 37 से। देखो पहले तो यहाँ पर देखो ये 9 से कटेगा, तो बिल्कुल 6 5 11 से 18, 9 से कट जाएगा, तो काटो इसको, तो 9 7 63, 9 3 27, फिर देखो ये 73 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब आपका उत्तर आ गया 37 पर 4 0, इतना रुपया। देख लो 37 पर 4 0 बी में है, अतः बी आपका सही उत्तर हुआ। ठीक है, बस यही मेरा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सी का मान दिया हुआ था। ठीक है, तो सी का मान हम बराबर कर दिए, हमसे कुल लाभ पूछा था, 100% का मान निकाल दिए, हमको ए और बी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं था। ठीक है, तो बस इस ढंग से हमें बनाना है। देखने में आपको जरूर लेंदी लगेगा, लेकिन लेंदी है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, कुछ अलग ढंग का भी क्वेश्चन अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, मिटा दें इससे। देखिए ये क्वेश्चन है आपके बीच, कहता है ए और बी 2 साझेदार है जो लाभ और हानि को आपस में 3:5 में बांटता है।
ए और बी दो साझेदार है जो लाभ और हानि को 3:2 में बांटता है। ठीक है, वो भी सी को भी साझेदार में 1/4 लाभांश लेने को राजी हो गया, मतलब सी को भी रख लिया और कहा कि 1/4 लाभांश तुमको भी देंगे। तो लाभांश का नया अनुपात क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है। लाभांश का नया अनुपात क्या होगा? सी को क्या दे रहा है? कुल लाभांश का 1/4। ठीक है, ये कह रहा है कि सी को भी साझेदार में 1/4 लाभांश देने को राजी हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे तीनों का लाभांश निकालना है ना? तो पहले तुम सी का निकालो। सी को तो 1/4 मिलेगा कुल लाभांश का। कुल लाभांश का मतलब 3 है तो 5 हो गया। तो 5 का 1/4 उसको दे दो। 5 का 1/4 मिल गया किसको? सी को। 5 का 1/4 किसको मिल गया? ये सी को, क्योंकि 1/4 उसको दे रहा है, पार्टनर तो ये भी है, लेकिन सी को भी देने के लिए राजी हो गया कि जो भी कुल लाभ होगा उसको मैं तुमको भी, है ना, 1/4 हिस्सा देंगे। तो यहाँ से देखो, ए पहले ले रहा था 3, अभी ले रहा था 2, तो यहाँ से कुल लाभ कितना हो रहा था? 5। तब 5 का 1/4 सी को दे दिया। अब यहाँ पे बी और सी बच गया, सॉरी ए और बी बच गया। तो ए और बी कितना लेगा? तो यहाँ पे 5 का 1/4 अगर दे दिया तो बचा कितना? 5 का 3/4। 5 का 3/4, तो 5 का 3/4 लेगा ये 3:2 में, क्योंकि ये पहले से इसका फिक्स है कि 3:2 में लाभ ले रहा है। तो कितना लेगा ए? तो 3 लेगा कितना में? 3×2 5 में। अतः शेष बच कितना रहा है? शेष बच कितना रहा इसको देने के बाद? तो कहोगे शेष बच रहा है 3/4। कितना का? 5 का 3/4। शेष बच रहा है 5 का 3/4, क्योंकि 5 का 1/4 तो ले ही लिया। नहीं समझ में आया? नहीं तो दूसरा तरीका से भी तुम कह सकता है कि 5 था, 5 में से सी को वो दे दिया 5/4, तो शेष कितना बच रहा है? तो 20 में से 5 गया 15/4। या ऐसे भी कह सकता है 5 था, 5 में से 1/4 उसको दे दिया तो बचा कितना? 3/4। तो 5 का 3/4 ये भी कितना आएगा? 15/4 ही आएगा। ठीक है, तो चलो शेष बच रहा है 15/4। 15/4 में से ए को कितना मिलेगा? तो ए को मिलेगा 3/5 गुने 15/4। बी को कितना मिलेगा? तो बी को मिलेगा 2/5। तो 15/4 बच रहा है, तो इसमें कितना हुआ इसका? 15/4। यही तीनों का नया अनुपात हो गया। अब इसको हल कर दो, तो हल करोगे तो 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15, तो हो गया 9/4। ये हो गया 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो ये हो गया 3/2, ये हो गया 5/4। तो 9:6:5 नया अनुपात हो जाएगा 9:6:5, जो ऑप्शन बी में है। अतः बी आपका सही उत्तर हुआ। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? कहने का मतलब है ये कोई लेंदी नहीं था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर से देखो एक बार और बता देते हैं इसको। यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे पहले ए और बी दो पार्टनर था। ए और बी दो पार्टनर था, वो 3:2 में लाभ ले रहा था। लाभ हानि जो भी होता था उसको 3:2 में लेता था। लेकिन वो फैसला किया कि सी को भी 1/4 लाभ दिया जाएगा। सी को भी 1/4 लाभ दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर देखो कुल लाभ कितना हो रहा था। तब कुल लाभ हो रहा था, यहां से देखो 3×2 5 का, 3×2 5 का। 5 में से 1/4 किसको दे रहा है? वो 5 में से ये 5 को तीनों में बांटोगे ना, 5 को ये तीनों में बांटना है। नया अनुपात यही तुम्हारा होगा, ए में भी, बी में भी और सी में भी। ठीक है, लेकिन पहले क्या कर रहा है कि अब जो भी लाभ है उसका 1/4 किसको देंगे? सी को। मतलब 5 का 1/4 किसको दे दिया? सी को। जब 5 का 1/4 सी को दे दिया तो इसका मतलब शेष कितना बचा? तो तुम कहोगे 5 का 1/4 दे दिया, तो कहोगे 5 का 3/4 बचा शेष। मतलब क्या बचा भाई? 15/4 बचा। अब 15/4 को क्या करेगा? ये दोनों लेगा ये,
ठीक है। 15/4 को ए दोनों लेगा, किस रेशियो में, तो 3:2 में लेगा। तो ए कितना लेगा, तो कहोगे 3/5 गुने 15/4 लेगा। बी कितना लेगा, तो कहोगे 2/5 गुने 15/4 लेगा। ये तो पहले ही ले लिया है कुल का 1/4, ठीक है। अब यही तुम्हारा नया रेशियो हुआ, यही बात इसके पहले बताए हैं। 3 हो गया, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तब तुम्हारा नया रेशियो हो गया 9, नीचे सब में 4 है तो कट जाएगा, तो 9 हो गया 6, ये हो गया 5। जैसे तुमको बनाना है वैसे बनाओ, बात एक ही है, ठीक है। तो नया अनुपात होगा 9:6:5। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्या कहता है, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है एक कंपनी में ए और बी के लाभ या हानि का अनुपात है 3:2। एक नए साझेदार के रूप में सी कंपनी में आता है, उसकी लाभ की हिस्सेदारी 1/4 है। सी ने ए और बी से समान अनुपात में अपना लाभांश लिया है, तो लाभांश का नया अनुपात क्या होगा। देखो पहले से ए और बी जो है बांट रहा था 3:2 में, इसका मतलब यह हुआ कि कुल लाभ हो रहा था 5। कितना हो रहा था 5। अब इसमें नया कौन आ गया, सी भी आ गया, नया साझेदार सी भी आ गया, जो लाभांश का 1/4 भाग लेगा, है ना। हमसे पूछता है उसको देने के बाद नया अनुपात क्या होगा, लाभांश का नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। ए बी और सी का लाभांश का नया अनुपात क्या होगा। तो ऐसा करो कि पहले तो सी ले लेगा, कितना सी ले लेगा, तो 1/4 ले लेगा। तो 5 है तो 5 का 1/4 ले लेगा, मतलब 5/4 ले लेगा। कितना ले लेगा, 5/4। अब क्या करेगा, 5/4 जब वो लेगा तो ए को मिल रहा था कितना, 3 मिल रहा था पहले, ए को कितना मिल रहा था 3, अब बी को कितना मिल रहा था 2 मिल रहा था। इस बात से सहमत हो, ए को कितना मिल रहा था 3 मिल रहा था, बी को कितना मिल रहा था 2 मिल रहा था, पहले मिल रहा था। अब ए नहीं मिल रहा है, अब तो इससे कम मिल जाएगा ना। तो सी इसमें से क्या किया कि 5/4 मतलब 1/4 ले लिया, तो 5 का 1/4 ले लिया, मतलब कितना ले लिया 5/4। लेकिन लिया कैसे, तो उसने कहा कि दोनों से 50-50 लिया। 5/4 जो लिया है ना, ए से उतना ही लिया, बी से भी उतना ही लिया, आधा आधा लिया। इसका मतलब ए से लिया है वो इसका आधा, तो 5/4 का आधा क्या होगा, 5/8 ए से लिया, और बी से भी 5/8 लिया। नहीं समझ में आया, ये 5/4 जो लिया है ना, ये दोनों से लिया, कितना कितना आधा आधा, तो इसका आधा, इसका आधा, ये लिया ए से, ये लिया बी से, तो ए से भी लिया 5/8 और बी से भी लिया 5/8, ठीक है। ये 5/4 जो लिया वो दोनों से लिया आधा आधा, तो 5/4 का आधा कितना होगा 5/8, तो 5/8 ए से लिया और बी से भी लिया 5/8, तो यही तुम्हारा हो जाएगा नया अनुपात, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये कहोगे तो 24 में से 5 गया 19/8, 16 में से 5 गया है ना, 16 में से 5 गया 11/8, और इसमें ऊपर से 2 से हम गुणा कर देते हैं तो 10/8, इसीलिए कि हर समान हो गया, तो हो गया 19:11:10। नया अनुपात हो जाएगा 19:11:10, जो ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका सही उत्तर होगा। हटाया जाए, चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं इस टाइप के। कहता है ए बी सी के लाभांश का अनुपात, ए बी और सी के लाभांश का अनुपात है 1/4:1/6:7/12। तो बाबू सबसे पहले तो इसको सिंपल में बदलो, है ना, तो 12 एलसीएम लो, तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। अब सी सेवानिवृत्त हो गया, मतलब सी रिटायर हो गया, तो वे सी के हिस्से के लाभ को आपस में क्रमशः 4:5 में बांट लिया, तो ए और बी का लाभांश क्या होगा। अब सोचो, ये सी बेचारा रिटायर हो गया, जब सी रिटायर हो गया तो ए बी जो है इसको आपस में बांट लिया। कैसे बांटा, 4:5 के रेशियो में, 4:5 के रेशियो में बांट लिया। सी रिटायर हो गया
ठीक है, तो इसको ए और बी है 4-5 के रेशियो में बांट लिया। तो सोचो ए कितना लिया होगा इसको में से 4/9 गुना 7 लिया होगा, बी कितना लिया होगा तो 5/9 गुना 7 लिया होगा। ठीक है, ये तो सी वाला हिस्सा इस रूप में बांटा। अतः ए और बी का नया अनुपात क्या होगा, यही आपका प्रश्न है कि नया अनुपात क्या होगा। तो ए का तो पहले था 3 रुपया मिल रहा था, प्लस में ये भी मिल जाएगा यार 28/9, ये ए को मिला। बी को कितना मिला, तो बी को पहले 2 मिल रहा था, अब प्लस का ए भी मिल जाएगा 35/9। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि 9×27 तो 55/9 हो गया। ये आइए हो गया 18 और 35 53/9, 9 चला जाएगा तो बच जाएगा 55:53। यही पूछा था कि अगर सी रिटायर हो जाता है तो सी का जो पूंजी था, लाभ था, उसको वो 4-5 में ए और बी जो है बांट लेता है, तो ए और बी का नया अनुपात क्या होगा। तो इस 7 को अगर 4-5 में बांटेगा तो 7 रुपया वाला 7 को बांटेगा तो 7 रुपया में ए को इतना मिलेगा और बी को इतना मिलेगा। ये इसकी हिस्सा में शामिल हो गया। ए को पहले 3 मिल रहा था, इतना और मिल गया। बी को पहले 2 मिल रहा था, इतना सी वाला मिल गया, तो टोटल हो गया 55:53, जो ऑप्शन ए में है। अतः ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था अदर देन पार्टनरशिप का कुछ जटिल क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मैंने कोशिश किया है कि जटिल से जटिल क्वेश्चन जो भी है उसको भी शामिल किया है, ताकि 2-4 बार प्रैक्टिस करें तो ये आपका अपना हो जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसका प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, बस इसी के साथ इस सेशन भी को हम समाप्त करते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक बच गया, रेंट, किराया, जिसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे। ओके, बाय बाय। प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने पार्टनरशिप का लगभग सारे पार्ट देख चुका हूं, नहीं अंतिम पड़ाव पे हम लोग हैं। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग मैंने किया था रेशियो बेस्ड क्वेश्चन से, उसके बाद लाभ निकालना सीखा, उसके बाद पूंजी निकालना सीखा, उसके बाद समय निकालना सीखा, उसके बाद अदर देन पार्टनरशिप मैंने देखा। ठीक है, आज हम आपके बीच बात करने वाले हैं रेंट का। ठीक है, रेंट मीन्स किराया। किराया का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हम करते हैं इसकी बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल पार्टनरशिप जैसा ही ये भी होगा। ठीक है, वहां पे पूंजी होता था, समय होता था और लाभ होता था। लाभ आप किस प्रकार से निकालते थे, तो कहते थे लाभ बराबर पूंजी गुना समय। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाभ होगा यहाँ पे रेंट हो जाएगा। ठीक है, रेंट बराबर नंबर ऑफ आर्टिकल और गुना हो जाएगा टाइम। ठीक है, मतलब R1 अनुपात R2 अनुपात R3 की बात करें तो ये हो जाएगा N1 इंटू T1 अनुपात N2 इंटू T2 अनुपात N3 इंटू T3। ठीक है, इस ढंग से मतलब रेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह नंबर ऑफ आर्टिकल गुना टाइम के गुणनफल में होगा। ठीक है, अगर ट्रू की बात करें तो उसी प्रकार से R1 बटा R2 बराबर N1 इंटू T1 बटा N2 इंटू T2। ठीक है, ए का किराया बटा बी का किराया बराबर ए का समय, मतलब ए का वस्तु की संख्या गुना समय बटा बी की वस्तु की संख्या गुना समय। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ही फंडा अपनाना है कि कोई व्यक्ति कितना वस्तु कितना दिन तक रखा, वो दोनों को गुना करेंगे तो उसका रेंट का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर वस्तु की संख्या की बात करें तो टाइम को इधर करेंगे तो रेंट बटा टाइम हो जाएगा। टाइम निकालना है तो रेंट बटा वस्तु की संख्या हो जाएगा, माने सेम फंडा वहां पे चलेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यह भी बात, इसमें कोई नया चीज नहीं है, बिल्कुल पहले जैसा ही है। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कहता है ए बी सी ने एक कार 4160 रुपया में किराए पर लिया। ठीक है ना, 4160 रुपया पर किराए पर लिया। यहाँ पे 3 बंदा है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, एक किराया पर लिया है कार, कितना किराया पर लिया है तो 4160 रुपया पर, रेंट 4160 रुपया उसको लगना है। ए ने 7 घंटे, बी ने 8 घंटे और सी ने 11 घंटे इसका उपयोग किया, तो ए को कितना किराया देना होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है ना, कितना किराया देना होगा मतलब रेंट निकालना है। आपको पता है रेंट कैसे निकलता है,
तो नंबर ऑफ आर्टिकल गुना टाइम करके, वस्तु की संख्या गुना समय। तो वस्तु तो सब एक ही, वही कार जो लिया है उसी को किराए पर लिया है, एक ही कार का यूज सब कर रहा है, लेकिन ए कर रहा है इसका 7 घंटे तक उपयोग, बी कर रहा है 8 घंटे तक और सी कर रहा है 11 घंटे तक। ठीक है, क्योंकि वस्तु समान है तो टाइम के अनुपात में ही रेंट होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे आपका रेंट का अनुपात हो जाएगा 7:8:11, 7:8:11। ठीक है, टोटल किराया 4160, यहां से टोटल किराया 8 7 15 16 27, 8 7 15, 8 7 15 और 11 26 होगा जी। तो 26 का वैल्यू हो गया 4160। किसका किराया हमसे पूछा जा रहा है? ए का, मतलब 7 का। तो 7 का कितना हो जाएगा? तो 4160 बटा 26 गुना 7। ठीक है, काटना है तो काट सकते हैं, पहले 2 ही से काट लीजिए। ठीक है, अब 13 से देखिए कट जाएगा, 63 का 78 इतना आ जाएगा, 0 1120 रुपया इसका किराया आएगा। 1120 मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं, स्वतंत्र है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्शन का यूज करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। पहला ऑप्शन है 960, दूसरा ऑप्शन है 1120, तीसरा ऑप्शन है 1260, चौथा ऑप्शन है 1760। ठीक है, हमसे पूछा गया था कि ए कितना किराया देगा, ए का किराया। देखिए, अगर हम इसे C9 का यूज करके हम इसको बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, चलिए इसको हटाते हैं फिलहाल। यहां पे गौर कीजिए, हमसे कहा कि टोटल किराया 4160 है, यहां से टोटल किराया ये आ रहा है, तो 8 7 15 मतलब 6 6 2 8। तो आप कहोगे 8 का वैल्यू C9 से बना रहे हैं। ठीक है, 8 का वैल्यू 6 1 7 4 11 2 है, तो हमसे 1 का किराया पूछा है, मतलब 7 का पूछा है, तो 2/8 अब गुना का क्या हो जाएगा 7, 8 नीचे है तो ऊपर क्या आ जाएगा 8 जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 14 मतलब 5, 25 40 मतलब 4, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा 4 आएगा। 9 मतलब 0, ये 6, ये आपका आंसर नहीं होगा। 2 2 4 ये हो रहा है, 6 2 8 1 9 मतलब 0, ये आपका नहीं होगा। 7 1 8 814 मतलब 5, ये भी आपका नहीं होगा। आंसर कौन हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, 1120। तो कहने का मतलब यह है कि ये C9 की जो हम बात आपसे किया था, है ना, वो इसी के लिए किया था, ये नहीं कि सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग आ रहा है वहीं पे लगा रहे हैं। हम जब मैथ बना रहे हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसका यूज हम आराम से कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? देखो, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे समझिएगा, हमने यहाँ पे 2 ही बात किया है। जैसे आप जब करेंगे इसको तो कहेंगे कुल किराया है 4160, यहां से कुल किराया है 8 7 15 11 26, तो आप कहेंगे 26 का वैल्यू हो गया 4160, तो ए का किराया मतलब 7 का मान निकालना था, तो आपने किया 4160 बटा 26 गुना 7 किया। ठीक है, हम यही चीज को क्या किया, इसको काटे आप, हमने क्या किया कि यहाँ पे कुल किराया ये है और यहाँ अनुपात के रूप में कुल किराया है, तो सबका सिंगल डिजिट निकाला। ठीक है, 26 का मतलब 8, तो ये हम 26 निकाल के 8 नहीं किया, यहीं पे 8 मतलब 7 2 9 मतलब 0, कितना आ गया 8, तो सीधे लिखे 8 का वैल्यू, है ना, यहाँ पे आ जाइए 511 मतलब 2, हमसे निकालना है इसका किराया 1 का, तो 7 का वैल्यू, तो 2/8 गुना 7, अगर नीचे 8 है तो ऊपर क्या लेते हैं 8 लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हो गया 7 दूनी 14, 14 मतलब 5, 5 6 8 40 मतलब 4, मेरा रिजल्ट 4 आया जो सिर्फ बी में है। ठीक है, ये हम C9 मेथड का यूज किया जो मैंने आपको, है ना, शुरू में ही बताया है। और यहाँ पे अगर नहीं इसको कंप्लीट किए हैं तो एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, बार बार देखने से कंप्लीट होगा। अब इसी को यहाँ पे काट कूट करते तो क्या आता देख लो, 2 से मैंने काटा तो आ गया ये 13, यहाँ 2 से काटा 20 8 इतना, फिर 13 से 1 6 0, 100 बलोतर से इतना आ गया 1120 रुपया, जो ऑप्शन बी में है ना। ऐसे भी आप कर सकते थे, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे करने से सीधे कैलकुलेशन आपका आधा हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे। देखिए, रेंट बिल्कुल जो है पार्टनरशिप जैसा ही होगा, इसमें कोई अलग से नहीं देखना है हमको। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि 4 दूध वाला ने एक चरागाह किराए पर लिया, सॉरी ये नहीं है, ये है, कहता है अपने पशुओं को चराने के लिए, एक और बाई, एक है और बाई है,
एक घास का मैदान को 300 पट्टे पर लिया, 300 रुपया किराया पर लिया, 300 रुपया किराया पर लिया एक घास का मैदान। कौन? एक्स और वाई अपने पशुओं को चराने के लिए। एक्स ने 10 पशु 5 सप्ताह तक, वाई ने 15 पशु 7 सप्ताह तक चराया, तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया देना होगा? ठीक है, तो चलिए हमें यहाँ पे भी किराया पूछा है, मतलब रेंट पूछा है। तो एक्स ने 10 जानवर 5 सप्ताह के लिए और बी ने 15 जानवर 7 सप्ताह के लिए, है ना, चराया, तो उन्हें किराया किस अनुपात में देना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको पता है नहीं क्या किए, तो ये है जानवर की संख्या और यह है समय। तो रेंट निकलता है नंबर ऑफ आर्टिकल गुना टाइम करके, कितना वस्तु या कितना जानवर कितना समय के लिए रखे हैं, दोनों को गुना करिएगा, वही रेंट का अनुपात होता है। मैंने वही किया कि एक्स ने 10 जानवर 5 सप्ताह तक रखा, वाई ने 15 जानवर 7 सप्ताह तक, अतः रेंट का अनुपात यही हो जाएगा इसका। इसको काट के निकाल लेंगे तो हो जाएगा 5 3 15, तो 10:21 में यह अपना किराया अदा करेगा, जो ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करना है तो कर लीजिए। ठीक है, यहां पे कहता है कि 4 दूध वाला ने एक चरागाह किराए पर लिया। ठीक है, 4 दूध वाला ने एक चरागाह किराए पर लिया। कौन कौन है भाई? एम है, एम 16 गाय 3 माह तक चराया, इन 28 गाय, सॉरी 20 गाय है नहीं, 20 गाय 4 माह तक चलाया, 20 गाय 4 माह तक चलाया। ओ ने 18 गाय 6 माह तक, ओ 18 गाय 6 माह तक। आगे बोलता है पी ने 42 गाय 2 माह तक, पी ने 42 गाय 2 माह तक चलाया। यदि किराए की राशि में एम का हिस्सा 2400 रुपया हो तो ओ का हिस्सा क्या है? एम का हिस्सा दिया है 2400 रुपया, हमसे पूछा है ओ का हिस्सा क्या है, तो कुछ नहीं, ये आपका क्या निकल गया? रेंट। कहो कैसे रेंट निकला, किराया कैसे निकला? तो इसका गाय इतना दिन तक चला, इसका इतना गाय इतना दिन से चला, इसका इतना गाय इतना दिन तक, इसका 42 गाय 2 माह तक चला। अतः रेंट का अनुपात क्या होगा? गाय की संख्या गुने समय, गाय की संख्या गुने समय। मतलब रेंट जो होता है नंबर ऑफ आर्टिकल गुना टाइम होता है, वस्तु की संख्या गुना समय होता है ना। तो वस्तु की संख्या का मतलब ये हुआ कि ये वस्तु के रूप में गाय को रख रहा है, तो 16 गाय 3 महीने तक चलाया, तो इसका रेंट होगा 16 गुना 3, उसी प्रकार से सबका होगा। अब इसको हल पहले करिएगा। ठीक है, तो देखो 2 से तो सब कट रहा है, पहले 2 से काटो। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 से 2 कट गया। अब हमको लगता है 2 से पुनः कट रहा है सब, तो 4 दूनी 8, 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 21 दूनी 42। ठीक है, अब 2 से नहीं, 3 की बात करें तो 3 से ये नहीं जा रहा है, मतलब किराया का अनुपात हो जाएगा 12 अनुपात 20 अनुपात 27 अनुपात 21। ठीक है, मतलब एम एन ओ पी किराया जो देगा 12 20 27 और 21 के रेशियो में देगा। ओके, यहां पे कहता है एम का किराया 2400 रुपया है, एम का किराया 2400 रुपया है, यहाँ पे एम का किराया 12 है, तो 12 का वैल्यू हो गया 2400 रुपया। ठीक है, तो एक का वैल्यू हो गया 200। हमसे पूछा है कि ओ का किराया क्या होगा, ओ का मतलब इसका मान पूछा है, तो आप ही बता दो ओ का किराया क्या होगा। तो 12 का वैल्यू 2400, तो एक का वैल्यू 200, एक का वैल्यू 200, तो 27 का वैल्यू 27 दूनी 5400 रुपया। ठीक है, यही मेरा प्रश्न का उत्तर होगा। हमसे पूछा था ओ का किराया क्या होगा, तो 5400 होगा, जो ऑप्शन डी में है, अतः डी मेरा सही आंसर होगा, डी मेरा सही आंसर होगा। ओके, मिटा दे, नोट करना है कर लीजिए। ठीक है, देखो रेंट बिल्कुल उसी ढंग से चलेगा जिस ढंग से पार्टनरशिप चला था। अंतर था लाभ जब निकालते थे वहां पे तब पूंजी और समय को गुना करके, लेकिन यहाँ पे रेंट जब निकालेंगे तो वस्तु की संख्या और समय को गुना करके। बस इतनी सी बात हमको याद रखना है। ओके, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये कहता है कि ए बी और सी ने, ए बी और सी ने एक चारागाह किराए पर लिया। चलो भाई, ए ने 12 गाय
ए ने 12 गाय प्रतिदिन 2 घंटे की दर से 4 माह तक चलाया। 2 घंटे के हिसाब से 4 माह तक चलाया। उसके बाद कहता है कि बी ने 16 गाय 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 6 माह तक चलाया। ठीक है, आगे बोलता है सी ने 6 गाय 9 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 2 माह तक चलाया। ठीक है, बी ने यदि हिस्सा के रूप में 1152 रुपया दिया हो तो ज्ञात करें कि कुल किराया क्या है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले ये तो आपका रेंट निकल गया। क्यों भाई? तो ये था वस्तु की संख्या मतलब गाय की संख्या, 12 गाय इतना समय तक, 16 गाय इतना समय तक, 6 गाय इतना समय तक, 9 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 2 माह तक था। ये हो गया 9 गुना 2 इसका टाइम। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया वस्तु की संख्या गुना समय क्या हो गया? रेंट हो गया। अब इसको थोड़ा सा काट कूट कर, है ना, रेशियो में परिवर्तित कर लें तो 4 से तो सब कट रहा है। ठीक है, तो 4 से पहले हम काट लेते हैं। 4 ये 2 एकरा में से 2 निकाल लो तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहां से देखो 3 से भी सब जा रहा है तो 4 तिया 12, 2 तिया 100, 3 चला जाएगा। अपने हिसाब से काट लियो तो ये हो गया 8, ये हो गया 32 और ये हो गया 9। मतलब इसकी किराया का रेशियो हो गया 8, 32 और 9। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न कहा है कि यदि बी ने अपने हिस्से के रूप में 1152 रुपया, बी का हिस्सा कितना है 32, तो तुम कहोगे 32 का वैल्यू 1152 रुपया। तो कुल किराया का हिस्सा है, किराए की कुल राशि क्या है, ये आपका प्रश्न है। तो कुल किराए का हिस्सा टोटल कर लो तो 32, 8, 40 और 9 49, अतः 49 का मान निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? तो 1152 बटा 32 गुना 49। ठीक है, काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काटिएगा तो देखो सबसे पहले 4 से भी काट सकते हो, 8 चौ 32, 4 से इसको काटो तो 4 दूनी 8, 8 चौ 32, 8 चौ 32। अब 8 से भी कट जाएगा, 8 तिया 24, 8 छक्का 48। अब हो गया 36 गुना 49। अब कर सकते हो 9 छक्का 54 के 4 बाकी 5, 24 और 27 51 और 5 56 के 100 बाकी 5, 12 अपान 17, 1764 रुपया आपका आंसर हुआ। कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पर भी आप चाहते तो C9 का यूज कर सकते थे, है ना, लेकिन ये ध्यान रहे कि ऑप्शन जब ये वो रहेगा तब वो कारगर होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मिटा दे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहता है ए और बी ने 10 महीने के लिए 30 रुपया प्रति माह की दर से, ए और बी ने 10 महीने के लिए 30 रुपया प्रति माह की दर से एक मैदान किराए पर लिया। 1 मिनट, यहां पे अगर हम कुल किराया की बात करें तो क्या होगा? ये कहता है कि 10 महीने के लिए 30 रुपया प्रति माह की दर से, तो 10 महीना के लिए 30 रुपया प्रति माह के हिसाब से इसका मतलब यह हुआ कि 300 रुपया में वो किराए पर लिया है। वो घास का मैदान 10 महीना के लिए लिया है, कितना में? 300 रुपया में। आगे बोलता है किराए पर लेते हैं, जिसमें ए अपनी 10 गायें 9 महीना तक रखता है। ए अपना 10 गाय 9 महीना तक रखता है, तो बताएं कि बी शेष समय के लिए, तो 9 महीना तक ये रखा था, शेष में कितना बचा? 1 माह। 1 माह के लिए कितनी गाय रख सकता है? यदि वह ए से 60 रुपया कम किराया देता है, बी जो है ए से 60 रुपया कम किराया देता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको पता करना है कि ये अभी किराया देता कितना है। ऐसा क्वेश्चन पार्टनरशिप में भी आया था, है ना। इसको बनाने के लिए 2 तरीका बताए थे। पहला तरीका बताए थे कि कुल किराया कौन सी हुआ, ए और बी मिलकर जो दिया 300 रुपया में लिया उसको कौन देगा? ए और बी, मतलब ए प्लस बी कितना हो गया? 300 रुपया किराए की बात कर रहा है। फिर कहता है कि बी जो है ए से 60 रुपया कम किराया देता है, मतलब ए से बी 60 रुपया कम देता है, तो मतलब ए माइनस बी 60 रुपया हो गया। अब यहाँ पे ए का मान निकालोगे तो क्या करोगे? जोड़ के आधा, तो 360 कितना हो गया?
360 का आधा 180। बी का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, घटा के आधा, तो 300 में से 60 गया 240 का आधा 120, मतलब ये हमारा किराया निकल गया। ठीक है, ए का किराया 180 होगा, बी का किराया कितना होगा 120 होगा। इसी को निकालने के लिए एक और तरीका है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न कहता है कि बी 60 रुपया कम देता है, तो जब बात करें दो में कि ये कम देता है या अधिक देता है, तो सबसे पहले जितना अधिक दे रहा है या जितना कम दे रहा है उसको टोटल में से निकाल लो। तो कहता है कि बी ए से 60 रुपया कम देता है, तो सबसे पहले 300 रुपया में से 60 रुपया निकाल लो, कितना बचा 240 रुपया। ये 60 रुपया निकाल के अलग रख लो। ठीक है, कितना बचा 240। अब इसको 50-50 कर दो। 50-50 का मतलब 120 है ना, ई हो गया ए, ई हो गया बी। किराया कम कौन दे रहा था 60 रुपया, बी। इसका मतलब 60 रुपया ज्यादा कौन ले रहा था, ए। तो जो उसको ज्यादा देना था 60 रुपया उसको दे दो, तो ए को 60 ज्यादा देना था तो 60 इसको दे दो, कितना हो गया 180। ऐसे भी हम बांट सकते हैं, है ना। जब हम लोग कभी कभी बंटवारा करते हैं, अनपढ़ लोग तो इसी ढंग से बांटते हैं कि भाई टोटल 300 रुपया हमने चोरी किया, 300 रुपया में, है ना, हम तुमसे 60 रुपया ज्यादा लेंगे। ठीक है, तो कैसे बांटोगे भाई, तो सबसे पहले 300 रुपया में से 60 रुपया निकाल के कोना में रख दो, बचा कितना 240। अब उसको आधा आधा दे दो, 120। अब जिसको 60 ज्यादा देना था उसको पुनः 60 का उठा के दे दो, तो 120 का 60 180 हो जाएगा एक का, और दूसरा का 120 हो जाएगा। इस ढंग से अगर बंटवारा करेंगे तो मौखिक हो जाता है। ठीक है, खैर चाहे ऐसे बांटे चाहे ऐसे बांटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात हम पार्टनरशिप में कर चुके थे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, नोट करना है कर लीजिएगा। अब यहां पर देखिए हमसे क्या पूछा है कि बी शेष समय के लिए कितनी गायें रख सकता है, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा है, गाय की संख्या पूछा है। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा है, नंबर ऑफ आर्टिकल ये कैसे निकलता है, तो आपने पढ़ा कि रेंट बराबर नंबर ऑफ आर्टिकल गुना टाइम। अगर एन निकालोगे तो क्या होगा, रेंट बटा टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे ये हो गया रेंट ऊपर में और टाइम हो जाएगा नीचे। रेंट तो हम निकाल चुके हैं, ये कितना रेंट दे रहा है 180, बी कितना रेंट दे रहा है 120। क्लियर है। समय की बात करें तो ए जो है 9 महीने तक गाय को रखा है, ऊपर में लिखा है कि जिसमें ए अपनी 10 गायें 9 माह तक, ये जो है 10 गाय जो रखा है वो 9 माह तक रखा है। विशेष समय के लिए तो टोटल 10 माह के लिए तो किराए पर लिया था, इसमें से 9 माह अगर ये यूज किया तो शेष समय मतलब कितना बचा 1 माह तक, है ना। कितनी गाय रख सकता है, कितनी गाय रख सकता है, यही मेरा प्रश्न था। हल कर दीजिए, हल करिएगा तो 20 बार में चला जाएगा। अब 20 का विषय से मतलब आ जाएगा 1:6। एक के गाय रखा है 10 गाय, तो एक का वैल्यू हो गया 10 गाय। बी की गाय की संख्या निकालना है तो एक का वैल्यू 10, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 गाय। ठीक है, यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा, 60 गाय सी में है, अतः सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चूंकि इसको निकालने के लिए एक तरीका और आपके पास था, है ना, जो पार्टनर्स में पढ़ते थे P1 बटा P2 बराबर C1 इंटू T1 बटा C2 इंटू T2, तो यहां पर भी हम उस फॉर्मूला का यूज करें तो हम बना सकते हैं। ऐसे इसको नोट कर लीजिएगा। देखो चूंकि यहाँ पे 2 बंदा था, अतः आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते थे, है ना। वहां पे P1 होता था, यहाँ पे R होता है, तो R1 बटा R2 बराबर N1 इंटू T1 बटा N2 इंटू T2 भी कर सकते थे आप। ठीक है, R1 क्या है A का किराया, R2 क्या है B का किराया, N1 क्या है A का गाय, T1 क्या है A का समय, N2 क्या है B का गाय, T2 क्या है B का समय। ठीक है, तो रेंट की बात करें तो A का रेंट कितना है 180, B का रेंट कितना है 120 बराबर N1 A का गाय, तो A अपना के गाय रखा है, तो A अपनी 10 गाय 9 महीने तक रखा है, A 10 गाय 9 माह तक रखा है। इतनी गायें शेष समय के लिए, चूंकि 10 माह के किराए पर लिया ही है, 9 माह यही यूज किया है, तो शेष समय कितना बचा 1 माह तक रख सकती है। यही मेरा प्रश्न हुआ। अब यहाँ पे हल करोगे तो सबसे पहले ए हटाओ, इसको ए शून्य से ए शून्य कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 तिया 9,
फिर से गुना करोगे तो N2 हो जाएगा 2 गुना 10 गुना 3 मतलब 60। कितना गाय रख सकता है वो? 60 गाय। ठीक है, जो ऑप्शन सी है। तो चाहे ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ, बात एक ही है ना। ये बनाने से फॉर्मूला बन जाता है, इस पे बैठा देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, या पहले जैसे भी बना सकते थे। चलिए, जो भी आपको सुविधा लगे उससे आप इसको हल कर लीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है दो व्यक्ति ए और बी ने किसी मैदान को किराए पर लिया। लो भाई, ए है बी। ए ने 12 घोड़ा 5 महीना के लिए, 12 घोड़ा 5 महीना के लिए, एच मतलब घोड़ा हाउस, तथा बी ने 3 घोड़ा और 5 गाय 6 महीना के लिए। बी ने 3 घोड़ा और 5 गाय 6 माह के लिए मैदान में रखा। यदि एक दिन में 3 घोड़ा उतना ही खाती है जितना कि 5 गाय खाती है। ठीक है, तो ए को किराए का कितना भाग अदा करना होगा। क्वेश्चन वही है, कहीं कोई अंतर नहीं है ना। हमसे किराया का भाग पूछा है, कितना रेंट अदा करना होगा, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 12 घोड़ा, ए जो है 12 घोड़ा 5 माह तक रखा है, और बी जो है 3 घोड़ा और 5 गाय मिलाकर 6 माह तक रखा है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि 3 घोड़ा उतना ही खाती है जितना कि 5 गाय खाता है। अब प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न है कि यहाँ पे घोड़ा है, यहाँ पे घोड़ा और गाय है, तो या तो घोड़ा को गाय में बदल लो या गाय को घोड़ा में बदल लो। ठीक है, एक तरह का हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको गाय को ही घोड़ा में बदलना ज्यादा सुविधाजनक लगेगा, है ना, क्योंकि घोड़ा में बदलेंगे तो इसको भी, हमको घोड़ा को गाय में बदलोगे तो इसको भी गाय में बदलना होगा, इसको बदलना होगा। और अगर गाय को घोड़ा में बदलोगे तो घोड़ा है ही, ये घोड़ा है, खाली इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को बदल लीजिए। यहाँ पे कहा है 3 घोड़ा उतना ही खाता है जितना कि 5 गाय खाता है। इसका मतलब 5 गाय के बराबर क्या हो जाएगा? 3 घोड़ा हो जाएगा। तो 5 गाय के बराबर अगर 3 घोड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे आपका हो गया 12 पचे 60 घोड़ा, यहाँ पे हो गया 3 3 6 का 36 घोड़ा। चलो ये हट गया, 12 पचे 60, 12 तिया 36, मतलब 5:3। किसका किराया का अनुपात पूछा है? निकाल दीजिए। तो हमसे पूछा है ए का किराया का भाग क्या होगा। तो ए कितना किराया देगा? 5 देगा। कितना में भाई? तो 5 या 3 8 में, अतः 5/8 भाग किराया ए देगा, जो ऑप्शन ए में है। अतः ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। रेंट बहुत आसान है, बिल्कुल पार्टनरशिप से भी आसान है टॉपिक है। ठीक है, और देखते हैं आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। कहता है कि ए और बी 10 महीने के लिए किसी मैदान को किराए पर लेते हैं। ए अपनी 80 गाय 7 महीने तक रखता है, तो बताएं कि बी शेष समय के लिए कितनी गाय रख सकता है यदि वह ए जितना देता है उतना ही और उससे आधा अधिक किराया देता है। अगर इसको हम बनाना चाहें तो R1 से भी बना सकते हैं। चलिए इसको R1 से बनाकर देखते हैं। R1/R2 बराबर N1 इंटू T1 बटा N2 इंटू T2। ठीक है, चलिए कैसे बनाए भाई। तो कहता है कि ये अपनी 80 गाय, ए का गाय बी का गाय, ए का समय बी का समय, ए का रेंट बी का रेंट। कहता ए अपनी 80 गाय हो गया, 7 महीने तक रखता है, 7 महीने तक रख लिया। तो बताएं बी शेष समय के लिए, ऊपर में कहा था कि ए और बी 10 माह के लिए किराए पर लिया है। के माह के लिए? 10 माह के लिए किराए पर लिया है। तो ए तो 7 माह यूज कर लिया, ए 80 गाय 7 माह तक रखा। अब कहता है 80 गाय 7 माह तक तथा बी शेष समय के लिए, बी शेष समय के लिए, तो 10 में से 7 गया, शेष समय कितना बचा? 3 माह के लिए। बी 3 माह के लिए कितनी गायें रख सकता है, मतलब इनटू, इसकी मान हमसे पूछ रहा है। रख सकता है यदि वह ए जितना देता है उतना ही और उससे आधा अधिक किराया देता है।
ए जितना देता है उतना ही और उससे आधा अधिक देता है। मान लो कि ए अगर 2 रुपया देता है, ए अगर 2 रुपया किराया देता है तो बी की किराए के बारे में बोल रहा है कि उतना ही और उससे आधा अधिक। उतना ही का मतलब 2 तो देवे करेगा और प्लस उससे आधा अधिक, तो 2 का आधा 1 अधिक मतलब ये 3 देगा। कितना देगा? 3 देगा। मतलब यहाँ पे किराए के बारे में बोला है कि ये जितना देता है उतना ही और उससे आधा अधिक किराया देता है। तो ए मान लो कि अगर 2 देता है, ए अगर 2 देता है तो बी कितना देता है? उतना ही मतलब 2 ही और उससे आधा अधिक भी, तो 2 का आधा 1 अधिक मतलब 3 देता है। ठीक है, यहाँ पे कहोगे सर 2 कैसे आप मान लिए? हाँ, तुम चाहो तो 1 मान सकते हो, है ना। अगर ये 1 रुपया किराया देता है तो ये कितना देगा? उतना ही मतलब 1 प्लस इससे आधा अधिक मतलब 1/2 और देता है। तो ये हमारा भिन्न में आ जाएगा। हल करेंगे तो वही चीज आएगा, 2 लघुत्तम लोगे, है ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 2 1 3 नीचे हो जाएगा, वही बात आ जाएगा। बात आई समझ में? अतः सुविधा के लिए हम लोग ऐसा संख्या लेते हैं जिसको आधा हम कर सके। अतः हम मान लेंगे कि ये कितना किराया देता है? 2 रुपया। बी कितना देता है? उतना ही मतलब 2 और उससे आधा अधिक मतलब 1 अधिक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2/3 बराबर 80 गुना 7 बटा इंटू गुना 3। तो 3 से 3 चला जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, इंटू हो जाएगा हमारा 728, 280 गाय। कितना गाय? 280 गाय, जो ऑप्शन बी में है। अतः बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, और अगर उस ढंग से बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे? तो बिल्कुल सेम प्रोसेस यहां पर भी है। हमसे गाय की संख्या पूछा है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ए है और कौन है? बी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर क्या होगा? ध्यान देना, तो आप पढ़ते हो रेंट बराबर नंबर ऑफ आर्टिकल गुना टाइम। तो नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना है तो क्या होगा? रेंट बटा टाइम हो जाएगा। ठीक है, हमें ये निकालना है गाय की संख्या, तो रेंट बटा टाइम हो जाएगा। क्या होगा? रेंट बटा टाइम हो जाएगा। ठीक है, गाय की संख्या हमें निकालना है तो रेंट बटा क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। चलिए, क्या कहता है कि ये और भी 10 महीने के लिए किसी किराए पर लिया, ये अपनी 80 गाय, ये कितना गाय रखा है भाई? 80 गाय। हमको तो ऊपर में चाहिए रेंट, नीचे में चाहिए टाइम, तो गाय से क्या मतलब, है ना। बस ये अपनी 80 गाय 7 महीने तक रखता है। हाँ, टाइम मिल गया। ए का टाइम कितना मिल गया? 7 माह। विशेष समय के लिए, चूंकि 10 माह तक लिया था, 7 माह ये यूज किया, तो शेष समय मतलब कितना बचा इसका टाइम? 3 माह। कितनी गाय रख सकता है? यहाँ पे इसकी गाय की संख्या पूछा जा रहा है कि कितनी गाय रख सकता है। यदि वह ए जितना देता है उससे आधा अधिक किराया देता है। किराया के बारे में बोला, ये किराया है, ए उतना ही, ये जितना देता है, मान लो ये 2 रुपया देता है तो बी उतना ही उससे आधा अधिक मतलब 2 और आधा 1 अधिक मतलब कितना देता है? 3 देता है। तो ये हमारा 3 से 3 जाएगा तो आ जाएगा 2:7। क्या निकल गया? ये गाय की संख्या का रेशियो निकल गया। मतलब ए अगर 2 गाय रखेगी तो बी 7 गाय रखेगा। आए प्रश्न में कहा है कि ये क्या गाय रख रहा है? 80 गाय रख रहा है, तो 2 का वैल्यू हो गया 80 गाय, तो 1 का वैल्यू हो गया 40 गाय, अतः 7 का वैल्यू हो गया 280 गाय। ठीक है, ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया 280 गाय का मतलब बी। आपको जो भी सुविधा लगे, चाहे ऐसे या वैसे, आप बना लोगे। ठीक है, ये कोई लंबा टॉपिक नहीं था। ठीक है, रेंट बिल्कुल पार्टनरशिप जैसा ही था और बहुत आसान सा टॉपिक था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पार्टनरशिप का सेशन आपको बेटर लगा होगा। और कहीं अगर दिक्कत हो, ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, उस पर कमेंट्स करके आप बता दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे पहली चीज, किसी पे हमें लगता है कि आश्रित होकर सफलता हासिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हमारा जैसा मानना है ना। सफलता हासिल करने के लिए अकेले ही, है ना, जाना पड़ता है। जैसे अकेले सफर में जाना होता है, उसके बाद एग्जाम हॉल में अकेले ही बैठना पड़ता है, वहां पे कोई भी मेरा कोऑपरेट करने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो हम आपको यही सलाह देंगे कि अगर कहीं दिक्कत होता है क्वेश्चन में तो आप सोचिए कि आखिर हुआ कैसे। अगर नहीं पता चले तो दोबारा उसको देखिए, है ना। ऑटोमेटिक वो चीज समझ में आ जाएगा आपको, और जब वो समझ में आ जाएगा तो समझिए कि वो आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? क्योंकि सफल वही होता है जो बिल्कुल अकेला
चलना सीखता है, अतः आप अकेला चलना सीखें। कहने का मतलब मेरा यह है कि हम तो आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम आपको देना है, एग्जाम हॉल में आपको बैठना है, अतः सब चीज आप ही का हुनर काम वहां पे आना है। अतः अपना हुनर को बढ़ाने के लिए आप बिल्कुल, है ना, इसको बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। कहीं फंसते हैं तो उसको बार बार सोचें, बनाएं, इसी इसका निदान है, ठीक है। तो हमें विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।